नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक आपबीती लेकर हाजिर हूं। यह बात आज से लगभग 10-12 साल पहले की है। राजस्थान के जयपुर शहर में एक भयानक घटना घटी थी। 4 लड़कों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद जयपुर शहर में आधी रात को कुछ ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगीं जो बेहद खौफनाक थीं। कई युवा लड़कों की आधी रात को बेरहमी से हत्या हो रही थी। उनकी मौत इतनी भयानक थी कि उनका सिर उनके धड़ से अलग हो जाता था। पुलिस जब जांच के लिए पहुंचती तो उसे कोई सुराग नहीं मिलता था। हत्या में इस्तेमाल हथियार पर किसी तीसरे व्यक्ति के उंगलियों के निशान तक नहीं मिलते थे। यह केस इतना उलझ गया था कि पुलिस के लिए यह एक बड़ी मुसीबत बन गया था। आज मैं आपको उसी केस से जुड़ी घटनाओं की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी हमें कंचना ने साझा की है। कंचना ने बताया कि वह हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं और काम के सिलसिले में जयपुर आती जाती रहती हैं। जयपुर में उनके मामा का घर भी है, इसलिए उनका वहां आना जाना लगा रहता है। कंचना ने जो घटना हमें बताई वह जयपुर में ही उनके साथ घटी थी। यह बात 10-12 साल पहले की है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप भी अपनी कोई आपबीती मेरे साथ साझा करना चाहते हैं ताकि वह लोगों तक पहुंचे, तो अपने फोन में अपनी कहानी की ऑडियो रिकॉर्ड करें और नीचे दिए गए लिंक पर भेज दें। आपका नाम भी शामिल हो सकता है। चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी आप कंचना के दृष्टिकोण से सुनेंगे। नमस्कार, मैं कंचना हूँ। उस रात लगभग 11 बजे थे। मैं जयपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से निकलकर बाहर आई थी। मुझे रात 2 बजे की जयपुर हैदराबाद फ्लाइट पकड़नी थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने जल्दी से एक कैब बुक की और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। जैसे ही हम मुख्य शहर से बाहर निकले, कैब ड्राइवर ने मुझसे सवालों की बौछार शुरू कर दी। मैम, आप कहाँ से आई हैं? कहाँ जा रही हैं? क्या करती हैं? मुझे ड्राइवर की ये बातें अटपटी लग रही थीं। मैंने उससे कहा, भैया आप अपनी गाड़ी चलाएं। मेरे बारे में जानकर आप क्या करेंगे? मन ही मन में सोचने लगी कि अकेली लड़की को गाड़ी में देखते ही ये लोग रिश्ता जोड़ने लगते हैं। ड्राइवर की हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही थीं, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी को हाईवे से जुड़े एक सुनसान लिंक रोड पर मोड़ दिया। मैंने तुरंत टोका, भैया आप इधर कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर बोला, मैम यह शॉर्टकट रास्ता है, आप जल्दी पहुंच जाएंगी। मैंने कहा, भैया आप मेन रोड से ही जाएं। इस सुनसान रास्ते पर क्यों ले जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, मैम आप परेशान न हो, निश्चिंत रहें, हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। उसकी इस हरकत से मैं अंदर ही अंदर घबरा गई। मुझे डर लगने लगा। अकेली होने की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी की हेडलाइट में सड़क के किनारे बबूल का घना जंगल दिखाई दिया। वहां पहुंचते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बहाना बनाया, मैम गाड़ी अचानक बंद हो गई है, शायद कोई खराबी है। वह जांच के बहाने गाड़ी से उतर गया। उसकी इस हरकत से मैं डर गई और किसी अनहोनी की आशंका से गाड़ी से उतरकर भागना चाहा। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी से नीचे उतरी, अंधेरे में ड्राइवर ने मुझे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। वह मेरे साथ अश्लील हरकतें करने लगा और मुझे जबरदस्ती जंगल की ओर खींचने लगा। मैं डर के मारे चिल्लाने लगी, लेकिन उस वीरान इलाके में मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसने मेरा मुंह दबा दिया और पूरी ताकत से मुझे जंगल की ओर ले गया। वह इंसान के रूप में पिशाच बन चुका था। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उससे भिड़ गई, लेकिन उसने चाकू निकाल लिया। उसने धारदार चाकू से मेरे दोनों हाथों पर कई वार किए, जिससे मैं घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस नरपिशाच ने मेरे कपड़े फाड़कर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश शुरू की। तभी एक कार सड़क पर आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी जो जूडो कराटे की ड्रेस में थी। उसने कमर में लाल दुपट्टा बांध रखा था और हाथ में तेज रोशनी वाली टॉर्च थी। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे और उसका रंग गोरा था। उसकी आहट सुनते ही मैं जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। वह लड़की कड़क आवाज में बोली, चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। किसी के आने की आहट सुनकर वह दरिंदा ड्राइवर घबरा गया। पलक झपकते ही वह लड़की मेरे पास पहुंच गई। मैं आश्चर्यचकित थी कि वह इतनी जल्दी वहां कैसे आ गई। ड्राइवर ने उसका मजाक उड़ाते हुए व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, अच्छा तू इसे बचाने आई है? पहले तुझसे निपट लेता हूं, फिर इससे निपटूंगा। उसने पूरी ताकत से चाकू से उस लड़की पर वार किया, लेकिन शिकार करती शेरनी की तरह उस लड़की ने ड्राइवर को दबोचकर जमीन पर पटक दिया। एक ही झटके में उसने ड्राइवर के दोनों हाथ हवा में उछाल दिए। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। ड्राइवर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा और माफी मांगने लगा। वह लड़की गुस्से में गरजते हुए बोली, हैवान, माफ करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। तेरे पाप का दंड है सजाए मौत जो मैं अभी तुझे दूंगी।
मैं जमीन पर पड़ी थी और इस पूरे घटनाक्रम को देखकर दंग रह गई। उस लड़की की अविश्वसनीय फुर्ती और ताकत देखकर मुझे डर भी लग रहा था। एक ही झटके में उसने ड्राइवर के दोनों हाथ तोड़ दिए थे। मुझे यह समझ आ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। मैंने मन में खुद को समझाया कि मैं व्यर्थ में घबरा रही हूँ। उसने तो फरिश्ते की तरह मेरी इज्जत को तार तार होने से बचाया है। हिम्मत जुटाकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर उससे कहा, दीदी, इसे जान से मत मारो, इसे पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस इसे इसके अपराध की सजा दिलाएगी। उस लड़की ने तेज आवाज में मुझे डांटा, चुप रह, इतना सब होने के बाद भी तू इसे छोड़ने की बात कह रही है? अगर मैं यहाँ न पहुंचती तो यह तेरी इज्जत लूटकर इसी चाकू से तेरी गर्दन काट देता और तुझे हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर देता। उसने अपने तन का दुपट्टा उतारकर मुझे दिया और कहा, पहले अपने तन को ढक लो। फिर वह बोली, ऐसे दरिंदे को तू माफ करने की बात कह रही है? पुलिस इसे ले जाएगी, जेल भेज देगी, लेकिन कोर्ट में काले कपड़े पहने लोग तुझसे बेशर्मी भरे सवाल करेंगे और यह वहां शान से खड़ा होकर सब सुनेगा। कुछ दिन बाद यह आजाद भी हो जाएगा। अदालत सबूत मांगती है, गवाह मांगती है। मैं खुद अदालत हूँ, मैं ही जज हूँ, मैं ही गवाह हूँ, मैं ही प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैंने इसकी हरकत अपनी आंखों से देखी है। अब मैं जज की हैसियत से इसे सजाए मौत दूंगी। मैं दोनों हाथों से आंखें बंद करके गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, लेकिन उस लड़की ने गुस्से में भरे स्वर में ड्राइवर की छाती पर पैर रखा और चाकू से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मैं ऐसी घटना का शिकार बनूंगी और मेरे सामने किसी का कत्ल होगा। मैंने आंखें खोलीं और यह दृश्य देखकर डर से कांपने लगी। मुझे यकीन हो गया कि यह कोई आत्मा है, क्योंकि उसने चाकू से ड्राइवर की गर्दन काटी, लेकिन उसके सफेद कपड़ों पर खून का एक भी छींटा नहीं था। वह बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम कंचना है दीदी। उसने पूछा, जयपुर में कहाँ रहती हो? मैंने जवाब दिया, दीदी, मैं जयपुर में नहीं रहती, हैदराबाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। रात 2 बजे की फ्लाइट से हैदराबाद जा रही थी, लेकिन मेरे मामा जी क्रिकेट स्टेडियम के पास रहते हैं। उसने पूछा, तुम्हारे मामा जी का नाम क्या है? मैंने कहा, मेरे मामा जी का नाम मामा है दीदी। वह बोली, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे मामा जी के घर छोड़ दूंगी। मैं ऐसी स्थिति में फंसी थी कि खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है, लेकिन उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया था, बल्कि मेरी मदद की थी। इसलिए मैं उसके कहने पर गाड़ी में बैठ गई। मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। एक हैवान से बचकर अब मैं एक आत्मा के वश में आ गई थी। डर और सहम के साथ मैं पीछे की सीट पर बैठी रही। गाड़ी सड़क पर नहीं चल रही थी बल्कि हवा में उड़ रही थी। उजाले में गाड़ी के शीशे में ड्राइविंग सीट बिल्कुल खाली दिख रही थी। डर से कांपते हुए मैं सोचने लगी कि कहीं यह आत्मा गाड़ी का एक्सीडेंट करके मेरी हत्या न कर दे। मैंने हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाती आवाज में खामोशी तोड़ते हुए पूछा, दीदी, आप कहाँ रहती हैं? आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मैं जयपुर में कानोता कैंपस में रहती हूँ। मेरा नाम दीपाली है। मैंने फिर पूछा, इतनी रात को आप कहाँ जा रही थीं? उसने कहा, मैं जूडो कराटे की चैंपियन हूँ। मैंने ठान लिया है कि मैं रात में घूमकर उन लड़कियों की मदद करूंगी जो इन वहशी दरिंदों का शिकार बनती हैं। उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। आज से ठीक 8 साल पहले इसी जंगल में एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और उसका गला दबाकर मार दिया गया था। पूरे जयपुर में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ। लोग तख्तियां और बैनर लेकर उस दरिंदे को फांसी की सजा देने की मांग करने लगे। कैंडल मार्च निकाले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह दरिंदा आज भी जेल में है और इस व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाकर जल्द ही बाहर घूमने लगेगा। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं ऐसे दरिंदों को खुद सजा दूंगी। उस बदनसीब बेटी के माता पिता के आंसू सूख गए, लेकिन उनकी बेटी के हत्यारों को आज तक सजा नहीं मिली। अगर कानून उन्हें मौत की सजा नहीं देगा तो मेरी अदालत उन्हें जरूर सजा देगी। थोड़ी देर बाद क्रिकेट स्टेडियम आ गया। मैं अपने मामा जी के घर पहुंचकर राहत की सांस ली। मुझे यकीन हो गया था कि यह आत्मा मेरी मदद करने के लिए ही आई थी। हालांकि मुझे यह आशंका थी कि दीपाली उसी लड़की की आत्मा है जिसके बारे में वह बता रही थी। मैं दीपाली दीदी से उस पीड़ित महिला का नाम पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। गाड़ी मामा जी के घर के दरवाजे पर रुकी। मैं गाड़ी से उतरकर दीपाली दीदी को फरिश्ता बनकर मेरी इज्जत बचाने के लिए धन्यवाद देते हुए बोली, दीदी, आपने 8 साल पहले उस लड़की का नाम नहीं बताया जिसके साथ दरिंदगी हुई थी। उसका नाम क्या था? वह बोली, उसका नाम दीपाली था। गुड बाय। इतना कहकर एकाएक गाड़ी मेरी आंखों से ओझल हो गई। मामा जी का पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। मैंने लगातार कॉल बेल बजाई।
सोते हुए लोग जाग गए और सोचने लगे कि आधी रात के बाद कौन आ गया। किसी मेहमान के आने की कोई सूचना भी नहीं थी। बिना सूचना के इतनी रात को किसी का आना शुभ तो नहीं हो सकता। इन्हीं विचारों के साथ मामा जी दरवाजा खोलने आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और अपनी भांजी यानी मुझे लहूलुहान हाथों के साथ देखा, वे घबरा गए। मैं रोते हुए उनकी गोद में गिर पड़ी। मामा जी बोले, बेटी, यह कैसे हुआ? मैं 2 भयानक घटनाओं से गुजरने के कारण सदमे में थी। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने कहा, मामा जी, मुझे प्यास लगी है। पानी पीने के बाद सब बताऊंगी। मामा जी मुझे सहारा देकर कमरे में ले गए। मेरी मामी उर्मिला और बच्चे सब जाग गए। मेरी इस हालत को देखकर सभी घबरा गए। तुरंत मेरे हाथों का प्राथमिक उपचार किया गया और मुझे पानी पिलाया गया। पानी पीने के बाद मैंने अपने साथ घटी सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। लेकिन उस मंजर को याद करते ही मैं कांप उठी। मेरे कंठ से शब्द नहीं निकल रहे थे। एक इंसान कैसे हैवान बन जाता है, मैंने वह मंजर अपने ऊपर गुजरते देखा था। अगर ईश्वर ने उस आत्मा को फरिश्ते के रूप में न भेजा होता, तो आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। मामा और उनके परिवार को मेरी बताई घटना पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं कोई कहानी सुना रही हूँ। आप बीती सुनाने के बाद मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। मामा और मामी ने मुझे ढाढ़स बंधाया, बेटी, जो होना था सो हो गया। अब चिंता मत करो, ईश्वर सब ठीक करेगा। एक दरिंदे के मेरी इज्जत लूटने के प्रयास को नाकाम होने पर पूरे परिवार ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। लेकिन एक आत्मा द्वारा ऐन मौके पर मेरी रक्षा करने और उस दरिंदे की हत्या करने की अविश्वसनीय घटना सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। मामा जी ने कहा, कंचना, फिर से बता, उस आत्मा ने अपना नाम क्या बताया था? मैंने कहा, मामा जी, उसने अपना नाम दीपाली बताया था। मामा जी बोले, अरे हाँ, मुझे याद आया। करीब 8 साल पहले एक बहादुर बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका नाम भी दीपाली था। उसने उन दरिंदों का बहुत बहादुरी से सामना किया था, लेकिन 4 दरिंदों के सामने वह अकेली थी। उसके भाई प्रिंस की हत्या भी उन हत्यारों ने उसके सामने कर दी थी। उस घटना का बहुत विरोध हुआ था। आज भी उन गुनहगारों को सजा नहीं मिली। यह बहुत दुखद है। लेकिन यह सुनकर और दुख हुआ कि उसकी आत्मा भटक रही है और दुष्कर्म करने वालों से बदला ले रही है। मामी ने मामा जी से कहा, आप कंचना को तुरंत नर्सिंग होम ले जाइए। इसके हाथों से खून नहीं रुक रहा। मामा जी और उनका बेटा मुझे नजदीकी नर्सिंग होम ले गए। चूंकि मामला चोट का था, नर्सिंग होम वालों ने पुलिस को बुला लिया। मामा जी ने पुलिस को पूरी घटना बताई, लेकिन आत्मा द्वारा हत्या की बात पर पुलिस को यकीन नहीं हुआ। उल्टा उनकी शंका मुझ पर होने लगी। शक करना पुलिस की जांच का हिस्सा होता है। शक के आधार पर ही पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। भूत प्रेत का समाज में कोई मान्यता नहीं है, न ही इसका कोई कानूनी या वैज्ञानिक आधार है। जब कोई भूत प्रेत की घटना का जिक्र करता है तो लोग इसे मन का वहम कहकर टाल देते हैं। लेकिन इस घटना में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और पुलिस के लिए कातिल को पकड़ना एक बड़ी चुनौती थी। तब प्रथम दृष्टया पुलिस को लग रहा था कि मैं इस घटना में किसी न किसी रूप में शामिल हो सकती हूँ। उन्हें शक था कि मेरे साथ कोई और व्यक्ति रहा होगा जिसे बचाने के लिए मैं आत्मा की कहानी बना रही हूँ। पुलिस ने मौके का मुआयना किया, सबूत इकट्ठे किए और मुझसे दोबारा पूछताछ करने का फैसला किया। उन्होंने मामा जी और मुझे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया और वहां से चले गए। नर्सिंग होम में इलाज के बाद मुझे छुट्टी मिल गई। डॉक्टर ने तीसरे दिन ड्रेसिंग के लिए फिर बुलाया। मैं मामा जी के साथ उनके घर वापस आ गई। मामा जी पुलिस की कार्यवाही से बहुत चिंतित थे। वे सोचने लगे, अब क्या होगा? पुलिस के झमेले में क्या होगा, यह कल्पना करना भी मुश्किल है। बेचारी कंचना उस आत्मा का सबूत कैसे दे पाएगी? भगवान उसकी मदद करे। उनके मन में यह डर भी था कि कहीं पुलिस इस केस में उन्हें भी न घसीट ले। नर्सिंग होम से निकलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बबूल के जंगल के सामने सड़क पर एक गाड़ी खड़ी मिली। गाड़ी में कोई खराबी नहीं थी। पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह वही कैब होगी जिसे मैंने एयरपोर्ट जाने के लिए बुक किया था। उन्होंने गाड़ी को कब्जे में ले लिया और समझ गए कि घटनास्थल नजदीक ही होगा। बबूल के घने पेड़ों के बीच खोजते हुए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। चारों ओर घनघोर अंधेरा था। वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी इंसान का आभास भी नहीं था। बीच बीच में झिंगुर की आवाज सुनाई दे रही थी। सर्च लाइट की रोशनी में खोजते हुए पुलिस को उस ड्राइवर का शव मिला। पुलिस को ड्राइवर की सिरकटी लाश मिली। उसके दोनों हाथ कई जगहों से टूटे हुए थे। लाश के पास एक खून से सना चाकू भी पड़ा था। पुलिस ने आसपास बारीकी से तलाशी ली तो कुछ फटे हुए कपड़े के टुकड़े मिले। उन्हें लगा कि ये कपड़े मेरे हो सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी की पुष्टि करता।
चाकू पर लगे खून के नमूने और फिंगरप्रिंट लिए गए और चाकू को सील कर दिया। मौके का मुआयना करने के बाद पुलिस को यकीन नहीं हुआ कि मैंने यह हत्या की होगी। फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट आने पर अगर मेरे या किसी और के निशान चाकू पर मिलते तो आगे की जांच शुरू की जाती। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पुलिस घटनास्थल से लौट आई। इस केस को सुलझाने में फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट की जांच बहुत महत्वपूर्ण थी। खून के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। समय बीतता गया और जांच रिपोर्ट आने में 1 महीना लग गया। रिपोर्ट देखकर पुलिस वाले हैरान रह गए। हत्या में इस्तेमाल चाकू पर केवल मृतक ड्राइवर के ही फिंगरप्रिंट थे। चाकू पर मिले खून के निशान ड्राइवर और मेरे थे। ड्राइवर ने मुझे घायल किया था, इसलिए चाकू पर मेरा खून होना स्वाभाविक था। लेकिन हत्या में इस्तेमाल चाकू पर ड्राइवर के अलावा किसी और के फिंगरप्रिंट न मिलना पुलिस के लिए एक जटिल समस्या थी। यह इस केस को सुलझाने की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। आखिर ड्राइवर की हत्या करने वाले के फिंगरप्रिंट चाकू पर क्यों नहीं थे? पुलिस सोच में पड़ गई। जैसा मैंने बताया था कि एक आत्मा ने हत्या की, क्या यह सच हो सकता है? आत्मा के तो फिंगरप्रिंट नहीं होते, लेकिन कानून भूत प्रेत को मान्यता नहीं देता। इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए पुलिस ने मुझे फिर से बुलाने का फैसला किया। इधर मेरे हाथ के घाव धीरे धीरे ठीक हो गए थे, लेकिन मेरे दिल पर लगे घाव कभी भर पाएंगे, यह तो समय ही जानता है। मैं अभी भी मामा जी के घर पर थी। मेरे साथ घटी घटना की खबर मिलने पर मेरे माता पिता भी मेरे पास आ गए थे। मामा जी एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे। वे अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। कॉल पुलिस स्टेशन से थी। पुलिस अधिकारी ने निर्देश दिया, आप कंचना को लेकर कल दोपहर 12 बजे थाने आ जाइए। केस के बारे में तहकीकात करनी है। मामा जी सरल स्वभाव के मृदुभाषी और सीधे सादे इंसान थे। वे कभी पुलिस कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े थे, इसलिए पुलिस स्टेशन बुलाए जाने पर उनका असहज होना स्वाभाविक था। वे मेरे लिए बहुत चिंतित थे। उन्हें लग रहा था बेचारी कंचना किस मुसीबत में फंस गई। ईश्वर उसकी मदद करे। पता नहीं कौन से ग्रह के प्रकोप से उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यह डर भी सता रहा था कि कहीं पुलिस उन्हें भी इस केस में न घसीट ले। मामा जी मुझे लेकर दोपहर 12 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गए। पुलिस वाले हमारा इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जांच अधिकारियों ने मुझसे जयपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से मामा जी के घर पहुंचने तक की पूरी घटना की सिलसिलेवार जानकारी मांगी। मैंने पूरे घटनाक्रम को बताया। पुलिस वाले मेरी बात को बहुत गंभीरता और बारीकी से सुन रहे थे। मैंने उस रात की सारी घटना विस्तार से बताई। मेरी बात खत्म होने पर पुलिस ने मुझसे सवालों की बौछार शुरू कर दी। पुलिस ने पूछा, आपको कैसे पता कि वह एक आत्मा थी? मैंने जवाब दिया, पहले मुझे यकीन नहीं था कि वह आत्मा है, लेकिन उसकी 3-4 हरकतों ने मुझे विश्वास दिला दिया कि वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक आत्मा थी। पुलिस ने पूछा, वो कौन सी हरकतें थीं? मैंने कहा, जब वह बबूल के जंगल के पास सड़क पर पहुंची तो उस वीराने में एक तेज रोशनी दिखाई दी। कुछ ही सेकंड में वह इतनी फुर्ती से मेरे पास पहुंच गई जितनी तेजी से कोई साधारण इंसान नहीं पहुंच सकता। उसने उस तगड़े ड्राइवर के दोनों हाथ पकड़कर हवा में ऐसे झुलाए जैसे कोई रस्सी घुमा रहा हो। जब उसने ड्राइवर का गला काटा तो खून के छींटे उसके कपड़ों पर गिरे, लेकिन उसके सफेद कपड़ों पर खून का कोई दाग नहीं लगा। जब मैं उसके साथ गाड़ी में मामा जी के घर आ रही थी तो उजाले में मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट खाली थी और गाड़ी हवा में तेज रफ्तार से उड़ रही थी। उसने बताया कि 8 साल पहले दरिंदगी की शिकार लड़की का नाम दीपाली था और मामा जी के घर पहुंचते ही वह गाड़ी समेत एकाएक गायब हो गई। इन बातों से यह पक्का हो गया कि वह एक आत्मा थी। पुलिस ने पूछा, क्या आप उसे देखकर पहचान सकती हैं? मैंने कहा, जी हाँ सर। पुलिस ने थाने के दीवान से 8 साल पहले दीपाली के साथ हुई दरिंदगी और हत्या से संबंधित फाइल मंगवाई। थोड़ी देर बाद दीवान फाइल लेकर आया। पुलिस अधिकारी ने फाइल से दीपाली की फोटो निकालकर मुझे दिखाई और पूछा, क्या उस आत्मा का चेहरा इस फोटो से मिलता जुलता है? फोटो देखकर मैं चौंक गई और बोली, हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? सर, यह वही दीपाली है। मेरे स्मृति पटल पर उस रात की पूरी घटना फिर से ताजा हो गई। मैं बहुत परेशान हो गई। पुलिस वालों ने मुझे पानी पिलाकर सांत्वना दी, लेकिन उनकी जांच बहुत शक्की होती है। वे जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते जब तक कि सबूतों के साथ तथ्य प्रमाणित न हो जाएं। उन्हें लगा कि शायद मैं उस फोटो को आत्मा का बता रही हूं ताकि कोई तथ्य छिपा सकूं। पुलिस अधिकारियों ने मामा जी से पूछा, क्या आपके गेट पर सीसीटीवी कैमरा लगा है? मामा जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मेरे गेट पर लगा है। पुलिस ने कहा, हम उस कैमरे का फुटेज देखना चाहते हैं। मामा जी बोले, चलिए सर, देख लीजिए।
मैंने पुलिस अधिकारी से आग्रह करके दीपाली के माता पिता का पता फाइल से नोट कर लिया। पुलिस के जांच अधिकारी मामा जी और मेरे साथ हमारे घर पहुंचे। उन्होंने गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को बारीकी से देखा। मध्य रात्रि के बाद 1:29 बजे का फुटेज देखकर सभी चौंक गए। पुलिस अधिकारियों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार फुटेज देखने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे कि शायद मैं सच कह रही हूँ। फुटेज में मैं किसी गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ रही थी और ड्राइविंग सीट पर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर रही थी। मैंने अपने घायल हाथ जोड़कर प्रणाम भी किया। फिर मैं गेट तक आती दिखी। मेरे घायल हाथों से खून टपक रहा था, लेकिन फुटेज में न तो गाड़ी दिखी और न ही गाड़ी चलाने वाला कोई व्यक्ति। यह तभी संभव है जब कोई इंसान या वस्तु वहां भौतिक रूप से मौजूद न हो। पुलिस वालों ने भूत प्रेत की कई कहानियां सुनी थीं, लेकिन इस फुटेज को देखकर वे भी हैरान थे। फिर भी कानून भूत प्रेत को मान्यता नहीं देता। पुलिस अधिकारी मामा जी के घर से यह कहकर गए, ठीक है, हम जा रहे हैं। आप भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे। मामा जी, मैं और उनका परिवार राहत की सांस ले सका। पुलिस ने कैब ड्राइवर की हत्या को अज्ञात व्यक्ति द्वारा किया गया मानकर प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की और किसी नए तथ्य के सामने आने पर जांच आगे बढ़ाने का इरादा रखते हुए फाइल स्थगित कर दी। मैंने पुलिस की फाइल से दीपाली के माता पिता का पता नोट किया था। मेरा उद्देश्य था कि मैं दीपाली के माता पिता से मिलकर उनके दुख को बांटूं और उन्हें सांत्वना दूं। मैंने मामा जी से दीपाली के माता पिता से मिलने की इच्छा जताई। मामा जी ने आश्वासन दिया, बेटा, रविवार को अवकाश के दिन हम चलेंगे। रविवार को मैं मामा जी और अपने माता पिता के साथ कानोता कैंपस में दीपाली के माता पिता के घर पहुंची। दीपाली के माता पिता को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। वे चलते फिरते पत्थर की मूर्तियों जैसे लग रहे थे। उनके बच्चों के साथ हुई घटना के बाद से उनके घर तसल्ली देने वालों का आना जाना लगा रहता था। एक अपरिचित परिवार को देखकर उन्हें लगा कि शायद फिर कोई झूठी तसल्ली देने आया है। मैंने अपना और मामा जी का परिचय देकर उस रात की पूरी घटना बताई। मेरी बात सुनकर दीपाली के माता पिता हैरान रह गए। उनके सूख चुके आंसुओं ने फिर से उनके गाल भिगो दिए। मैंने दीपाली की मां के आंसू पोंछते हुए कहा, आंटी, अगर दीपाली दीदी फरिश्ता बनकर मुझे न बचाती तो आज मेरी आत्मा भी यहीं कहीं भटक रही होती। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं दीपाली दीदी की छोटी बहन की तरह हमेशा आपके संपर्क में रहूंगी। अब आप खुद को अकेला मत समझिए। मेरे आत्मीय शब्दों और घटना की जानकारी सुनकर दीपाली के माता पिता को बहुत संतोष हुआ। दीपाली की मां ने रूधे गले से कहा, बेटी, दीपाली दुनिया के लिए मर चुकी है, लेकिन मेरी बेटी अभी भी जिंदा है। चलो उसका कमरा दिखाती हूँ। वे मुझे दीपाली के कमरे में ले गईं। वे बोलीं, वह रोज यहाँ आती है, अपने बिस्तर पर सोती है, मुझसे बातें करती है। वह कहती है, माँ, मैं उन कातिल दरिंदों को नहीं छोड़ूंगी। 8 साल बीत गए, लेकिन उन दरिंदों को सजा नहीं मिली। कहते हैं, देर से मिला न्याय, न्याय न मिलने के बराबर है। हमारी जिंदगी हमारे लिए अभिशाप बन गई है। हम तो बस अपने बच्चों के कातिलों को फांसी पर लटकते देखने के लिए जी रहे हैं। इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। प्रिंस और दीपाली के प्यार भरे झगड़े होते थे। दीपाली जब नाराज होती तो प्रिंस माफी मांगता। फिर दोनों भाई बहन गले लगकर सारी शिकायतें भूल जाते। पता नहीं किसकी नजर लग गई। उस काली रात को दीपाली एयरपोर्ट से आ रही थी। उसने अपने भाई प्रिंस को लेने आने से मना किया था। कहती थी, भैया तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारी बहन जूडो कराटे की चैंपियन है। लेकिन प्रिंस नहीं माना। काश वह मान जाता तो उसकी जान बच जाती। इतना कहकर दीपाली की माँ जोर जोर से विलाप करने लगी। मैंने उन्हें बेटी की तरह प्यार से समझाकर शांत किया। दीपाली के कमरे का दृश्य देखकर मैं चौंक गई। बिस्तर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर रोज कोई सोता हो। हैंगर पर टंगा सफेद जूडो कराटे का ड्रेस देखकर मैं दंग रह गई। यह वही ड्रेस थी जो उस आत्मा ने पहनी थी। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि वह आत्मा दीपाली की ही थी। 2-3 घंटे वहां बिताने के बाद मैंने दीपाली के माता पिता से वापस जाने की अनुमति मांगी। मेरे प्यार भरे व्यवहार से वे बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा जैसे उनकी बेटी वापस मिल गई हो। दीपाली की माँ ने कहा, बेटी, क्या तुम कुछ दिन हमारे साथ रह सकती हो? मैंने कहा, माँ जी, मैं हैदराबाद में नौकरी करती हूँ। मैंने कहा, माँ जी, मैं अपने कार्यालय जाकर जयपुर ऑफिस में ट्रांसफर कराने की कोशिश करती हूँ। जब मेरा ट्रांसफर हो जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ आपकी बेटी बनकर रहूंगी। मैं मामा जी के साथ दीपाली के माता पिता के घर से वापस लौट आई। 1 महीने बाद मेरा ट्रांसफर जयपुर हो गया। वादे के मुताबिक मैं दीपाली के घर पहुंच गई। मैंने उनके माता पिता को बेटी की तरह समझाया और उनके साथ रहकर उस घायल दंपति का सहारा बनी। मेरे आने से दीपाली के माता पिता को बहुत सुकून मिला।
उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनकी बेटी वापस आ गई हो। मैं भी उनकी बेटी की तरह उनका ख्याल रखने लगी और उनके बीच पूरी तरह घुल मिल गई। वहां रहते हुए मुझे दीपाली के बारे में और जानने की इच्छा हुई। मैंने दीपाली की जीती हुई शील्ड, ट्रॉफियां और किताबें गौर से देखीं। उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि दीपाली एक प्रतिभावान लड़की थी। उन दरिंदों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसकी भटकती आत्मा बलात्कारियों से बदला ले रही थी। कानून की नजर में यह गलत हो सकता है, लेकिन दरिंदगी की शिकार महिला ही बता सकती है कि वह सही कर रही है या गलत। दीपाली की मां गामिनी ने मुझे दीपाली का कमरा रहने के लिए देने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बेटी कंचना, तुम मेरी दीपाली की तरह हो। तुम उसके कमरे में रहो तो मुझे लगेगा कि मेरी दीपाली तुम्हारे रूप में लौट आई है। मुझे बहुत असहज लगा और डर भी लगा। मैंने गामिनी जी से कहा, आंटी, क्या कोई दूसरा कमरा नहीं है जहां मैं रह सकूं? गामिनी समझ गईं कि मैं दीपाली की भटकती आत्मा से डर रही हूं। उन्होंने कहा, बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मेरी दीपाली को बहुत करीब से देख चुकी हो। उसने तुम्हारी मदद ही की है। तुम उससे क्यों डरती हो? मेरी दीपाली किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसके साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वह राक्षसों का संहार कर रही है। तुम उसी कमरे में रहो, डरने की कोई बात नहीं। मैं तो हूं यहाँ। मैंने गामिनी जी से कहा, आंटी, दीपाली दीदी की आत्मा भटक रही है। आप पूजा पाठ कराकर उनकी आत्मा को मुक्ति क्यों नहीं दिलाती? गामिनी बोली, बेटी, मैं जानती हूं कि उसकी आत्मा भटक रही है। वह यहाँ आती है, मुझसे बातें करती है। मैंने उससे कहा था कि हम अनुष्ठान कराकर तुम्हें मुक्ति दिला देंगे, लेकिन दीपाली ने मना कर दिया। वह कहती है, मम्मी, जब तक मैं अपने भैया और अपने कातिलों को फांसी पर लटकते नहीं देख लूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अगर वे राक्षस कानून से बच निकले तो मेरा कानून काम करेगा। मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसलिए बेटी, मैंने अभी कुछ नहीं किया। उसने प्रतिज्ञा की है कि जब तक उसकी आत्मा भटक रही है, वह बलात्कारी दरिंदों को इस संसार से मुक्ति दिलाती रहेगी। मैं नियमित रूप से ऑफिस जाने लगी। सुबह 9 बजे निकलती और रात 8 बजे लौटती। इस बीच मैं दीपाली के माता पिता का पूरा ख्याल रखती। ऑफिस से फोन करके उनका हालचाल लेती। मेरे व्यवहार से वे बहुत खुश रहने लगे। गुमसुम और उदास रहने वाले उनके चेहरों पर अब कभी कभी हंसी दिखने लगी। मुझे वहां रहते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन ऑफिस में खाली समय में मैं अपने स्मार्टफोन पर समाचार पत्र पढ़ रही थी। एक खबर की हेडलाइन देखकर मैं चौंक गई। मैंने उत्सुकता से वह खबर पढ़ी। उसे पढ़कर मैं सहम गई। मेरी आंखों के सामने उस रात की घटना फिर से ताजा हो गई। समाचार में लिखा था कि पिछले दिन रात 1:30 बजे के करीब जयपुर में एक लड़की, नीलम, को 3 लोगों ने अगवा कर अपनी कार में जबरदस्ती बिठा लिया था। वे उसे जयपुर मुंबई नेशनल हाईवे पर एक सुनसान जगह ले गए। वहां उन्होंने उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू की और बलात्कार का प्रयास किया। उस सुनसान जगह पर दूर दूर तक कोई आबादी या गांव नहीं था। नीलम ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 3 लोगों के सामने वह असफल हो रही थी। वह जोर जोर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ! लेकिन उस वीरान इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जैसे ही उसकी इज्जत तार तार होने वाली थी, तभी चमत्कार हुआ। नीलम के कानों में एक आवाज आई, घबराओ मत, मैं आ गई हूं। चंद सेकंड में एक लड़की जूडो कराटे की ड्रेस में तेज रोशनी की टॉर्च लिए वहां पहुंच गई। उसने उन लड़कों को ललकारा, खबरदार, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। लड़की को तुरंत छोड़ दो। 2 लड़के उस पर हमला करने के लिए लपके, लेकिन उस लड़की ने उनकी गर्दनें लहूलुहान कर जमीन पर पटक दिया। दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। तीसरा लड़का, जो गाड़ी चला रहा था, मौका देखकर भाग निकला। उस लड़की ने नीलम को सुरक्षित जगह पर छोड़ा और अचानक गायब हो गई। वह कहां से आई और कहां गई, इसका कोई पता नहीं चला। पुलिस की तलाश जारी थी। यह खबर पढ़कर मैं परेशान हो गई। मैं समझ गई कि वह लड़की कोई और नहीं, दीपाली ही थी। मुझे बचाने के लिए भी दीपाली जूडो कराटे की ड्रेस में तेज रोशनी की टॉर्च लिए आई थी। मैं बहुत परेशान हो गई। रात में जब मैं घर पहुंची तो मैंने गामिनी आंटी को समाचार पत्र की उस घटना के बारे में बताया। गामिनी बोली, बेटी, वह दीपाली ही है। गामिनी आंटी ने कहा, बेटी, वह दीपाली ही है। उसने प्रतिज्ञा की है कि वह बलात्कार करने वालों को खुद सजा देगी। वह अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बेटी के गुनहगारों को जल्द सजा मिले और उसे मुक्ति मिल जाए। उस खबर को पढ़ने के बाद मेरा मन बहुत अशांत हो गया। भोजन करने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई और दीपाली के बारे में सोचने लगी। इसी बीच मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में चली गई। रात के लगभग 2 बजे होंगे। मैं अपने कमरे में सो रही थी। सोने से पहले मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी थी। अचानक लाइट जल गई। रोशनी होने से मेरी नींद खुल गई।
मैं चौंक कर उठकर बैठ गई। मेरी नजर कमरे में रखी कुर्सी पर पड़ी तो मैं डर से कांपने लगी। कुर्सी पर दीपाली बैठी थी। दीपाली ने मुझसे कहा, कंचना मेरी बहन, क्या तू अपनी दीदी से डरती है? मैं कई बार मम्मी से मिलने आई लेकिन जानबूझकर तुझसे नहीं मिली। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन बहन, तूने मेरे मम्मी पापा पर जो उपकार किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तूने उनके मन से मेरी कमी को बहुत हद तक दूर किया। वर्षों बाद मैंने उनके चेहरों से मायूसी गायब होते देखी। यही तुझसे कहने आई थी। अब मैं चलती हूँ। दोबारा तुझे परेशान नहीं करूंगी। मैंने कहा, रुक जाइए दीदी। मैं थोड़ा डर गई थी लेकिन अब ठीक हूँ। मैंने मम्मी पापा को वचन दिया है कि मैं उनकी कमी नहीं खलने दूंगी। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। लेकिन दीदी, तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। दीपाली बोली, हाँ पूछ, क्या पूछना चाहती है? मैंने कहा, दीदी, कल मैंने अखबार में पढ़ा कि एक अनजान लड़की ने अगवा की गई नीलम की इज्जत बचाई और दरिंदों की हत्या कर दी। क्या वह तुम थी? दीपाली ने जवाब दिया, क्या एक असहाय लड़की की इज्जत बचाना गलत है? गुड बाय कंचना। इतना कहकर पलक झपकते ही वह गायब हो गई। जिस तरह दीपाली ने मेरी इज्जत बचाई थी वैसे ही अगले कुछ समय तक वह शहर में रात के समय ऐसे दरिंदों को सजा देती रही। ऐसा ही एक और मामला था शोभना का। रात के करीब 1 बजे दिल्ली जयपुर फ्लाइट लैंड हो चुकी थी। शोभना ने अपना लगेज चेक करवाया और जल्दी जल्दी बाहर निकलकर घर जाने की तैयारी में थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उसने देखा कि एक सिटी बस जयपुर की ओर जा रही थी। उसने दूर से हाथ का इशारा कर बस रुकवाने के लिए आवाज दी। भैया, बस रोकिए, हम भी चलेंगे। कंडक्टर ने ड्राइवर से बस रोकने को कहा। बस रुकी और शोभना दौड़कर उसमें बैठ गई। जल्दबाजी में उसे नहीं पता था कि बस में सिर्फ 4 सवारियां थीं और वे सभी पुरुष थे। बस में बैठते ही उसने सवारियों को देखा तो उसके मन में एक अनजाना डर पैदा हुआ। बस एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर आगे गई थी कि शोभना के आगे की सीट पर बैठे 2 युवक उसके अगल बगल आकर बैठ गए। शोभना ने कहा, भैया, पूरी बस खाली है, आप कहीं और बैठ जाइए। दोनों ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, हम तो तुम्हारे लिए ही इस सीट पर आए हैं, तुम हमें दूसरी सीट पर जाने को कह रही हो? शोभना बोली, यह कैसी बदतमीजी है, दूर हटिए। वे बोले, मैडम, अभी तो हमने बदतमीजी शुरू भी नहीं की, असली बदतमीजी तो अब करेंगे। शोभना उनके चंगुल से छूटने के लिए भिड़ गई, लेकिन दोनों के सामने वह कुछ न कर सकी। बस में हो रहे इस अन्याय को देखकर आगे बैठे 2 अन्य युवक सम्राट और पवन चुप नहीं रह सके। वे जयपुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अपने घर से लौट रहे थे। उन्होंने उन दरिंदों को ललकारा, शोभना को छोड़ दो, तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? लेकिन वे दरिंदे बोले, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या यह तुम्हारी बहन है जो इतना बड़बड़ा रहे हो? चुपचाप बैठो वरना अंजाम बुरा होगा। सम्राट और पवन को उनकी धमकी सुनकर चुप बैठना कायरता लगा। वे उन दरिंदों से भिड़ गए, लेकिन वे अपराधी मानसिकता के थे। उनके पास पिस्टल और चाकू थे। उन्होंने पिस्टल निकाल ली। पिस्टल देखकर सम्राट और पवन ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन दरिंदों ने चाकू से उन पर कई वार किए। दोनों घायल होकर मरणासन्न हालत में बस में गिर पड़े। दरिंदों ने उन्हें चलती बस से बाहर फेंक दिया। बस का कंडक्टर सीट के नीचे दुबक गया। ड्राइवर गाड़ी तेजी से चला रहा था ताकि किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच सके। शोभना को समझ आ गया कि अब उसकी इज्जत भगवान ही बचा सकते हैं। दरिंदों ने सम्राट और पवन को फेंकने के बाद निश्चिंत होकर शोभना का हाथ पकड़ा और उसके कपड़े फाड़ने शुरू किए। वे बोले, चुपचाप सीट पर लेट जाओ वरना तुझे भी फाड़ देंगे। उनका एक साथी ड्राइवर के पास गया और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर बोला, गाड़ी किनारे लगा वरना अभी गर्दन काट दूंगा। ड्राइवर डर गया और उसने बस को सड़क किनारे रोक दिया। शोभना बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन उन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी इज्जत लुटने ही वाली थी। शोभना ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, घबराओ मत, मैं आ गई हूं। एक कार बस के पास रुकी। उसमें से जूडो कराटे की ड्रेस में तेज रोशनी वाली टॉर्च लिए एक लड़की उतरी और पलक झपकते ही बस के अंदर पहुंच गई। उसने दरिंदों को ललकारा, दरिंदों, उस लड़की को छोड़ दो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। उस लड़की के अचानक आने से दरिंदों ने शोभना को छोड़ दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोले, तू इसे बचाने आई है? अच्छा हुआ तू भी आ गई। हम 2 हैं, लड़की एक थी, अब 2 हो गई। इतना कहकर वे उस लड़की की ओर लपके, लेकिन उस लड़की ने दोनों के गले पकड़कर पूरी ताकत से उन्हें उठाया और बस में पटक दिया। एक दुबली पतली लड़की द्वारा इतनी ताकत से उन्हें गिराए जाने से उनकी हड्डियां हिल गईं। किसी तरह एक दरिंदा उठा और उसने पिस्टल निकालकर लड़की पर गोली चला दी। गोली उसके सीने के आर पार निकल गई, लेकिन वह वैसे ही खड़ी रही। उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं गिरी।
दरिंदों को समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। वे डर से कांपने लगे और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई। लड़की कड़क आवाज में बोली, मेरी अदालत में लड़कियों के साथ बलात्कार की सजा मौत है, जो मैं तुम्हें अभी देती हूँ। उसने दोनों के गले पकड़कर उन्हें पुतले की तरह हवा में घुमाया और बाहर फेंक दिया। दोनों की मौत हो गई। शोभना डर से थर-थर कांपते हुए सीट के नीचे दुबकी थी। लड़की ने कहा, बाहर निकलो। तुम्हारी इज्जत लूटने वालों को मैंने इस दुनिया से विदा कर दिया। शोभना कांपते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। लड़की ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है दीदी? शोभना बोली, शोभना। लड़की ने कहा, नीचे उतरो। शोभना उसके साथ बस से उतर गई, लेकिन डर से उसका कांपना बंद नहीं हुआ। लड़की बोली, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। शोभना ने कहा, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फरिश्ता बनकर मुझे न बचाती तो आज मेरी इज्जत चली जाती। लड़की ने शोभना को अपनी कार में पीछे बैठने को कहा। शोभना चुपचाप कार में बैठ गई। उसने कहा, दीदी, इस बस में 2 लड़के, सम्राट और पवन, मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें घायल कर बस से फेंक दिया। मैं पुलिस को फोन करके इसके बारे में बताना चाहती हूँ। 2 मिनट रुकिए, मैं पुलिस को बता दूं। शोभना ने पुलिस को फोन करके पूरी घटना बताई। इसके बाद लड़की बोली, अब हम चलते हैं, मैं पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। इतना कहकर उसने कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार से चलाने लगी। शोभना ने हिम्मत जुटाकर पूछा, दीदी, आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, दीपाली। तुम्हें कहाँ जाना है? शोभना ने अपना पता बताया। दीपाली का नाम सुनकर शोभना चौंक गई। उसे 8 साल पहले दीपाली के साथ हुई बहुचर्चित बलात्कार और हत्या की घटना याद आ गई। वह सोचने लगी कि क्या यह उसी दीपाली की आत्मा है। उसे डर लगा कि यह आत्मा उसे घर तक पहुंचाएगी या कोई और अनहोनी होगी। कार इतनी तेज चल रही थी जैसे हवा में उड़ रही हो। थोड़ी देर बाद शोभना का घर आ गया। उसे एहसास हुआ कि दीपाली उसकी मदद के लिए ही आई थी, उसका नुकसान करने का कोई इरादा नहीं था। शोभना कार से उतरी, हाथ जोड़कर नमस्ते किया और उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया। पलक झपकते ही दीपाली उसकी नजरों से गायब हो गई। शोभना हैरानी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन दीपाली कहीं नहीं थी। ऐसा ही एक और मामला था मानवी का। मानवी जयपुर में एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करती थी। वह आमतौर पर रात 8 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन उस दिन काम ज्यादा होने के कारण उसे देर हो गई। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात थी। रात के 10 बज चुके थे। वह अपनी स्कूटी से जयपुर हाईकोर्ट के पास अपने घर जा रही थी। जल्दी पहुंचने के लिए उसने स्कूटी की रफ्तार बढ़ा दी थी। रास्ता खाली था। तभी एक लाल रंग की लग्जरी कार उसके बगल से निकली। सुनसान रास्ते पर अकेली लड़की को स्कूटी पर जाते देख कार में सवार लड़कों के मन में शरारत सूझी। उन्होंने कार को थोड़ा आगे जाकर रोक लिया और मानवी के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही मानवी की स्कूटी कार के पास पहुंची, 3 लड़के स्कूटी के सामने खड़े होकर उसे रोक लिया। बिना कुछ बोले उन्होंने रुमाल से मानवी का मुंह ढककर उसे जबरदस्ती कार में बिठाया और अपहरण कर लिया। वे तीनों शराब के नशे में धुत थे। रिंग रोड पर लगभग 10 किलोमीटर आगे जाकर कार रोड से 500 मीटर अंदर एक फार्म हाउस पर रुकी। वे मानवी को जबरदस्ती फार्म हाउस के कमरे में ले गए। मानवी ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 3 दरिंदों के सामने वह असहाय थी। नशे में चूर वे दरिंदे इंसान से हैवान बन चुके थे। उन्होंने मानवी के साथ जबरदस्ती और अश्लील हरकतें शुरू कर दी। मानवी जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ! उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उसने दरिंदों से कहा, मेरे पिता हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। तुम्हारी इस हरकत के लिए वे तुम्हें कड़ी सजा दिलवाएंगे। दरिंदे ठहाके मारकर हंसने लगे और बोले, हम तुम्हारे पिता से बड़े वकील को मोटी फीस देकर हायर करेंगे। जब तुम घर पहुंच पाओगी तभी तो अपने पापा को बता पाओगी। मानवी को यकीन हो गया कि अब उसकी इज्जत नहीं बचेगी। उसे लगा कि ये दरिंदे उसकी हत्या भी कर सकते हैं। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी लाज बचाओ। वे अमीर बाप के बिगड़ैल दरिंदे शराब पीते रहे। अर्धनग्न अवस्था में मानवी हाथ जोड़कर अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, लेकिन वे ठहाके लगाते रहे। वह फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी। दरिंदों ने उसे डांटा, क्यों गला फाड़ रही है? यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। जैसे ही वे उसकी इज्जत लूटने के लिए आगे बढ़े, तभी मानवी के कानों में एक आवाज आई, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। बाहर पोर्टिको में किसी गाड़ी के तेज ब्रेक लगने की आवाज सुनाई दी। पलक झपकते ही एक लड़की जूडो कराटे की ड्रेस में, कमर पर दुपट्टा बांधे, तेज रोशनी वाली टॉर्च लिए कमरे में दाखिल हुई। उसने दरिंदों को ललकारा, खबरदार!
लड़की को छोड़ दो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। मानवी ने उसे देखा तो उसे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन उसे यकीन नहीं हुआ कि यह दुबली पतली लड़की उसे बचा पाएगी। वह सोचने लगी, मेरी आवाज सुनकर यह बेचारी मेरी मदद को आई, लेकिन कहीं यह भी इन दरिंदों का शिकार न बन जाए। ये 3 हैं और यह अकेली, मेरी तरह यह भी फंस गई। लेकिन उस लड़की का फुर्ती से मौके पर पहुंचना और उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। लड़की ने अपने कमर का दुपट्टा मानवी की ओर फेंकते हुए कहा, इससे अपना तन ढक लो। उसके कमरे में घुसते ही तीनों दरिंदे ठहाके मारकर उसका मजाक उड़ाने लगे। तू इसे बचाने आई है? अब तेरा भी वही हश्र होगा। नशे और अहंकार में चूर वे उस लड़की पर झपट पड़े, लेकिन वह जहां खड़ी थी वहां से अचानक गायब हो गई और दूसरी ओर प्रकट हुई। इस हरकत से दरिंदों को समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। वे डर गए, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। तीनों ने फिर से उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने 2 दरिंदों के गले अपने दोनों हाथों से पकड़कर मरोड़ दिए और उन्हें खिलौने की तरह हवा में घुमाकर जमीन पर पटक दिया। तीसरा दरिंदा जैसे ही पास आया, उसकी भी वही हालत हुई। तीनों जमीन पर गिरकर छटपटाने लगे। उसकी फुर्ती और हवा में की गई कलाबाजी देखकर मानवी भी कांपने लगी। उसे यकीन हो गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि एक आत्मा है। इस दौरान मानवी कोने में छिप गई थी। तीनों दरिंदों का काम तमाम करने के बाद लड़की ने उसे पुकारा, चलो गाड़ी में बैठो। मानवी बहुत घबरा गई। वह सोच रही थी, एक विपत्ति से तो बच गई, लेकिन अब इससे भी बड़ी मुसीबत में फंस गई। यह आत्मा मेरे साथ क्या करेगी, यह तो ईश्वर ही जानता है। लेकिन उसके पास उसकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। लड़की ने उसे समझाया, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। तुम कहाँ रहती हो? मानवी ने जवाब दिया, हाईकोर्ट के पास मेरा घर है। लड़की ने पूछा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? मानवी बोली, ज्ञानवंत। फिर उसने पूछा, वे क्या करते हैं? मानवी ने कहा, जयपुर हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। यह सुनकर लड़की चौंक गई और बोली, क्या ये वही एडवोकेट हैं जो 8 साल पहले दीपाली और उसके भाई की हत्या करने वाले कातिलों को बचाने की पैरवी कर रहे हैं? मानवी ने कहा, जी हाँ, वह केस मेरे पिताजी ही देख रहे हैं। लड़की ने कहा, तब तो उनके लिए दुखद खबर है। मैंने तुम्हें उन दरिंदों से बचा लिया। अब आज तुम्हारे साथ भी दीपाली जैसी घटना होती तो तुम्हारे पिताजी को एक और केस मिल जाता। अब तुम्हें दरिंदगी का दर्द समझ आ गया होगा। जाओ, अपने पिताजी को बता देना कि वे ऐसे दरिंदों को बचाकर कितना नेक काम कर रहे हैं। मानवी पहले से ही डरी हुई थी, लेकिन उसे शक होने लगा कि यह वही दीपाली की आत्मा है। उसे डर लगा कि अगर यह दीपाली की आत्मा है तो कहीं यह उसके पिता का बदला उससे न ले ले। वह डर कर दुबक गई। कार ऐसी चल रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। थोड़ी देर में मानवी का घर आ गया। उसे जान में जान आई। उसे एहसास हुआ कि यह कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, वह उसकी मदद के लिए ही आई थी। मानवी को अपने पिता के काम से घृणा होने लगी थी। एक असहाय लड़की के साथ दरिंदे किस तरह व्यवहार करते हैं, यह उससे बेहतर कौन जान सकता था। उसके पिता ऐसे ही दरिंदों को बचाने के लिए पैरवी करते थे। उसे अब अपनी बेटी होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मानवी सकुशल अपने घर पहुंच गई। वह गाड़ी से उतरी और उस लड़की को धन्यवाद देते हुए पूछा, दीदी, आप कहाँ रहती हैं? आपका नाम क्या है? उसने जवाब दिया, मैं कानोता कैंपस में रहती हूँ। मेरा नाम दीपाली है। गुड बाय। पलक झपकते ही वह गायब हो गई। दीपाली ने एक और लड़की को दरिंदों के हवस का शिकार होने से बचा लिया था। आत्मा होने के बावजूद उसने मानवी के साथ कोई बदले की कार्रवाई नहीं की, जो उसके कातिलों की पैरवी करने वाले वकील की बेटी थी। यह दीपाली की सज्जन आत्मा का उदाहरण था। अपने भाई और अपनी हत्या करने वाले गुनहगारों को फांसी पर लटकते देखने की चाहत लिए भटक रही दीपाली की आत्मा ने मानवी को बचाने के साथ साथ उन दरिंदों का काम भी तमाम कर दिया था। उस घटना के बाद दीपाली अपनी मां से मिलने कानौता कैंपस पहुंच गई। यह जानते हुए भी कि मानवी उसके कातिलों की पैरवी करने वाले वकील की बेटी है, उसने बदले की भावना से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। रात के करीब 1 बज चुके थे। मानवी के घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी। उसे देखकर लोग उसकी ओर दौड़े। वे हैरान थे कि मानवी अचानक कैसे प्रकट हो गई। उसने दुपट्टे से अपने तन को ढक रखा था। यह देखकर लोगों को समझ आ गया कि वह किसी दरिंदगी का शिकार हुई थी। उसकी स्कूटी भी साथ नहीं थी। मानवी की माँ और भाई उससे सवाल पूछने लगे, लेकिन वह बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाजा बंद कर जोर जोर से विलाप करना शुरू कर दिया। उसका रोना सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह पिछले कुछ घंटों में भयानक दौर से गुजरी थी, बल्कि दीपाली की सज्जन आत्मा के व्यवहार के प्रति सहानुभूति और दुख के कारण भी था।
वह सोच रही थी कि जिस आत्मा में इतनी सज्जनता है, वह लड़की जीवित रहते कितने अच्छे स्वभाव की रही होगी। वह दरिंदगी का शिकार हुई थी और अब उसकी आत्मा अपने कातिलों को फांसी पर लटकते देखने के लिए भटक रही है। लेकिन उसके पिता चंद पैसों के लिए उन दरिंदों को बचाने के लिए केस लड़ रहे थे। भीड़ ने ऐसी स्थिति में अपने घर लौट जाना बेहतर समझा। एडवोकेट ज्ञानवंत अपनी बेटी की हालत देखकर समझ गए कि वह दरिंदगी का शिकार हुई थी। वे अपने चैम्बर में कुर्सी पर बैठकर गहरी चिंता में डूब गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले कातिल कितने खतरनाक होते हैं। कोर्ट में पीड़ित लड़की से पूछे जाने वाले सवाल उनके दिमाग में कौंधने लगे। वे सोचने लगे कि क्या वे अपनी बेटी के लिए विपक्षी वकील के सवाल सुन पाएंगे। चिंतित और घबराए हुए ज्ञानवंत चैम्बर से उठकर मानवी का हालचाल लेने घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने बताया कि मानवी दरवाजा नहीं खोल रही। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और मानवी से इसे खोलने का आग्रह किया। मानवी ने दरवाजा खोला और मां के साथ उनके कमरे में चली गई। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, पूरी बात बता, क्या हुआ? मानवी ने सारा घटनाक्रम बताया। बगल में खड़े ज्ञानवंत भी सुन रहे थे। बात खत्म होते ही मानवी फिर रोने लगी और दीपाली की आत्मा को धन्यवाद देते हुए बोली, मुझे अपने पापा पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। दीपाली की आत्मा ने कहा था कि मैंने तुम्हें दरिंदों से बचा लिया, लेकिन यह तुम्हारे पापा के लिए दुखद खबर है क्योंकि उनका एक केस कम हो गया। उसने कहा था, जाकर अपने पापा से बता देना कि बलात्कारी और कातिल दरिंदों को बचाकर वे कितना नेक काम कर रहे हैं। मानवी की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आत्मा ऐसा कर सकती है। ज्ञानवंत ने मानवी को अचानक घर आते देखा था और वह बता रही थी कि दीपाली की आत्मा उसे कार से छोड़ने आई थी। उन्होंने अपने गेट के सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें मानवी किसी गाड़ी से उतर रही थी और गाड़ी चलाने वाले से बात कर रही थी, फिर घर की ओर मुड़ी। लेकिन फुटेज में न तो गाड़ी दिखी और न ही कोई व्यक्ति। यह देखकर ज्ञानवंत हैरान थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। मानवी की बातों पर यकीन होने के बाद ज्ञानवंत अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस करने लगे। उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कार रही थी। वे उन दरिंदों को बचाने के लिए कोर्ट में खड़े होते थे जो मासूम बेटियों की इज्जत लूटकर उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। उस दिन वे दीपाली का केस हारकर लौटे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दीपाली के चारों कातिलों को फांसी की सजा पहले ही सुना दी थी। ज्ञानवंत रिव्यू पिटीशन दाखिल कर उनकी सजा को टालने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। केस हारने से उन्हें गहरा सदमा लगा था, लेकिन अपनी बेटी के साथ हुए दुर्व्यवहार और उसकी बातों को सुनकर पहली बार उन्हें केस हारने की खुशी हुई। वे अपनी बेटी से नजरें नहीं मिला पा रहे थे। उन्होंने मानवी से कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं नैना से किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद किसी बलात्कारी दरिंदे के पक्ष में कोर्ट में नहीं खड़ा हूँगा। अब मैं सिर्फ उन्हें सजा दिलाने के लिए कोर्ट में खड़ा हूँगा। आधी रात बीत चुकी थी। दीपाली की आत्मा कानोता कैंपस में अपनी मां गामिनी से मिलने पहुंची। उसने बताया कि उसने मानवी को बचाया और अपने कातिलों को फांसी पर लटकते देख लिया। गामिनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्हें सुकून भी था कि उनकी बेटी की आत्मा को अब मुक्ति मिल सकती है। दीपाली ने कहा, मम्मी, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। कंचना तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारा ख्याल रखेगी। इतना कहकर वह हमेशा के लिए गायब हो गई। मुझे पता था कि दीपाली की आत्मा आज अपनी माँ से मिलने जरूर आएगी, इसलिए मैंने गामिनी आंटी से कहा, आंटी, रात में चाहे जितनी देर से दीपाली दीदी आए, मुझे भी जगह देना। गामिनी आंटी उस दिन बहुत खुश थीं। कई सालों बाद वे मेरे साथ हनुमान मंदिर दर्शन करने गई थीं। अपनी बेटी को मिले इंसाफ से वे बेहद प्रसन्न थीं। वे हनुमान जी के सामने अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रही थीं। बीते 8 सालों से वे खून के आंसू रोती थीं, लेकिन आज उनकी बेटी को इंसाफ मिल गया था। दीपाली के कातिलों को फांसी पर लटकाने का समय नजदीक आ गया था। इस खबर को दीपाली को बताने के लिए वे बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थीं। आधी रात बीत चुकी थी। दीपाली को आने में देर हो रही थी और गामिनी आंटी को इंतजार करते करते नींद आ गई। रात के करीब 2 बजे दीपाली अपनी माँ के कमरे में पहुंची और उन्हें आवाज दी। दीपाली की आवाज सुनते ही गामिनी आंटी तुरंत उठकर बैठ गईं। उन्होंने कहा, बेटी, मैं आज तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज तूने इतनी देर क्यों की, जबकि तुझे अपने कातिलों को फांसी की सजा मिलने की खबर मिल ही गई होगी। दीपाली ने देर होने की वजह बताते हुए कहा, मम्मी, आज मैं एक और निर्दोष लड़की को दरिंदगी से बचाने गई थी। अगर मैं समय पर वहां न पहुंचती तो एक और दीपाली मौत को गले लगा लेती। मम्मी, आज मैं एक अजीब उलझन में फंस गई थी।
जिस लड़की मानवी को मैंने बचाया वह उसी वकील ज्ञानवंत सिंह की बेटी है जिसने 8 साल तक मेरे और भैया के कातिलों को बचाने के लिए एडी छोटी का जोर लगा दिया। लेकिन उसने अपने जूनियर वकील को फोन कर बता दिया कि अब वह इस केस में आगे नहीं रहेगा। उसने यह भी कहा कि वह किसी भी बलात्कारी को बचाने के मुकदमे में बहस नहीं करेगा। गामिनी के वकील, जो दीपाली के कातिलों को सजा दिलाने की पैरवी कर रहे थे, ने कोर्ट में डेथ वारंट जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दीपाली के चारों कातिलों को 1 सप्ताह बाद सुबह 5 बजे फांसी पर लटकाने का ब्लैक वारंट जारी कर दिया। 1 सप्ताह बाद दीपाली और उसके भाई के कातिलों को फांसी दे दी गई। फांसी के तख्ते पर खड़े होने पर जब जल्लाद ने उनके चेहरों पर काला कपड़ा डाला, उनके शरीर में कंपी छूटने लगी। उस पल उन्हें दीपाली की हत्या का दर्द महसूस हुआ। देर से ही सही, उन दरिंदों को अपने किए की सजा मिल गई। दीपाली की भटकती आत्मा को अब मुक्ति मिलने का समय आ गया था। गामिनी और उनके पति ने 3 दिन बाद आने वाली एकादशी के दिन दीपाली की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अनुष्ठान कराने का फैसला किया। 1 सप्ताह बाद योग्य पुरोहितों ने विधिवत अनुष्ठान किया। अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद वे सूर्यदेव को जल चढ़ने के लिए आंगन में आए। आसमान की ओर देखते ही वे चौंक गए। श्वेत वस्त्र पहने दीपाली आकाश में ऊपर की ओर उड़ रही थी। वह हाथ हिलाते हुए कह रही थी, बाय मम्मी, बाय पापा। फिर उसने मेरी ओर देखा और बोली, मेरी बहन कंचना, अब तू मेरी मम्मी पापा के लिए दीपाली बनकर उनका सहारा देना। बाय कंचना। दीपाली आकाश की ऊंचाइयों में विलीन हो गई। गामिनी, उनके पति और मैं आसमान को एकटक निहारते रहे। हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस तरह इंसाफ की आस में भटक रही दीपाली की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। साथियों, यह कहानी यहीं पूरी होती है। मुझे यकीन है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। शायद यह पहली ऐसी कहानी होगी जिसने आपके दिल को झकझोर दिया हो। अगर आपने यह कहानी आखिर तक पढ़ी तो मुझे बताएं कि यह आपको कैसी लगी। चलिए अपने कुछ खास दोस्तों के नाम भी ले लेते हैं। सुषमा जूही, USA, सोनिया उपाध्याय, UP, कौशली, ओडिशा, निर्मला, मुंबई, अविनाश पाटिल, पुणे, किशन, नेपाल, अर्जुन सिंह, आगरा, पूनम, नेपाल, सत्येंद्र कुमार, महाशा, महेंद्र सिंह, गुजरात, राखी शर्मा, जयपुर, आलोक पांडे, गुजरात, अमन शर्मा, दिल्ली, अशरफ हुसैन, नेपाल, कर्ण बंसल, रूपा शर्मा, नागपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।